हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अवस्था के बारे में। तो वहां हम पदार्थ के तीनों मुख्य अवस्थाओं को जो है बारी बारी से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो आइए इसको जानते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा हम लिखे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और उस गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ अगर हम लेते हैं, उसको जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह बिना द्रव में बदले वह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो सबसे पहले वह द्रव अवस्था में बदलेगा। तो ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदलता है, फिर जब द्रव को गर्म करेंगे तब जाके गैस बनेगा। तो ठोस से पहले द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, ठीक है। तो फिर जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आएगा। जब फिर द्रव अवस्था को और अधिक ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में आएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिसे गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, वो सीधा गैसीय अवस्था में चले जाते हैं और फिर उस गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो फिर वह बिना द्रव में बदले सीधा ठोस के मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ का नाम दिया गया ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ इस तरह से बदलता है, यानी जिस ठोस पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाता है कि गर्म करने पर सीधा गैस बन गया और गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस बन गया, तो इन सभी पदार्थों को किसमें रखा गया है? इन सभी ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन में रखा गया है। समझ गए? तो ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाता है और फिर उस गैस को ठंडा करने पर पुनः ठोस की मूल अवस्था में आ जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन। क्लियर है बात? तो ऊर्ध्वपातन का उपयोग करते हैं हम लोग शुद्धिकरण में। अगर कोई मिश्रण है, मान लीजिए कपूर के साथ कोई और पदार्थ मिला हुआ है, तो वहां क्या होता है, गर्म करके हम लोग कपूर को अलग कर लेते हैं। क्योंकि कपूर जो है क्या है, इसमें ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और फिर गैस को ठंडा करके हम लोग कपूर प्राप्त कर लेते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का जो उपयोग है वह शुद्धिकरण में होता है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो अभी इतना जान लीजिए, ऊर्ध्वपातन जो है क्या है, यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर सीधा वाष्प में बदल जाता है, सीधा गैसीय अवस्था में चले जाते हैं और उस गैस को फिर ठंडा करने पर पुनः ठोस अपने मूल अवस्था में आ जाता है। समझ गए? तो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हो गए जैसे नौसादर। नौसादर में ऊर्ध्वपातन होता है। आयोडीन, इसमें भी ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर, इसमें भी होता है। नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, इन सभी पदार्थों में, ये सभी ठोस पदार्थ है, ठीक है। इन सभी ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। क्लियर है बात? शुष्क बर्फ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। समझ गए? तो शुष्क बर्फ को, ये शुष्क बर्फ हम लोग किसे बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को। समझ गए बात को? ये था ऊर्ध्वपातन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पन, वेपोरेशन। तो वाष्पन क्या है भाई? तो वाष्पन का देखिए, हम यहाँ पर परिभाषा में लिखे हैं कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन क्या है? तो वाष्पन भी एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, द्रव पदार्थ जो है वह अपने क्वथनांक के नीचे के तापों पर जो है धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम है वाष्पन। क्लियर है?
तो वाष्पन जो है यह सभी तापों पर होता है। यहाँ हम लिख दिए हैं कि यह सभी तापों पर होती रहती है, वाष्पन की क्रिया सभी तापों पर होती रहती है। और जो है वाष्पन सबसे अधिक अगर पूछेगा कि सबसे अधिक वाष्पन कहाँ होता है, तो वो क्वथनांक पर होता है। क्योंकि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक भी उसमें भी द्रव जो है गैसीय अवस्था में बदलते हैं। तो क्वथनांक जो है एक ताप है, ऐसा ताप है जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो क्वथनांक एक ताप है और वाष्पन जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ये, कि क्वथनांक के नीचे के जो ताप होते हैं, नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जो कण जाते हैं द्रव के, इसी प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। क्लियर है? तो वाष्पन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और क्वथनांक जो है वो क्या है, ताप है। तो जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वह अपने क्वथनांक पर जब पहुंचता है, जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम जल को गर्म करेंगे और जो है जल का तापमान जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब जल के कण जो है वो क्या हो जाएंगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, द्रव अवस्था से गैस में बदल जाते हैं। तो क्वथनांक का मतलब यह होता है कि क्वथनांक जो होता है उस पर जब तक सारा द्रव गैस में परिवर्तित नहीं होगा तब तक क्वथनांक वहां पर स्थिर रहता है, यानी कि वह ताप स्थिर रहेगा तब तक, उस ताप से ऊपर तापमान जाएगा ही नहीं। अगर पानी को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होगा ही नहीं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर हो जाता है और तब तक स्थिर रहता है जब तक सारा द्रव गैस में परिवर्तित ना हो जाए। समझ गए बात को? तो ये है क्वथनांक। क्वथनांक एक ताप है, ठीक है, और वाष्पन जो है यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। तो वाष्पन सभी तापों पर होती रहती है। समझ गए बात को? एक कमरे के ताप पर भी होता है, जैसे कमरे का ताप होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखे होंगे प्रायः रूम में रखा पानी अगर खुली बर्तन में है तो वह वाष्प धीरे धीरे घटने लगता है, यानी वहां क्या होता है, पानी का वाष्पन हो जाता है। कमरे के ताप पर भी वाष्पन होता है, इसीलिए जो है नदी तालाब का पानी गर्मी के मौसम में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी वाष्पन होता है। तो वाष्पन का ढेर सारा उपयोग है दैनिक दिनचर्या में भी। जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसको बाहर में पसार देते हैं सूखने के लिए, तो वह सूखता क्यों है, गीला कपड़ा सूख क्यों जाता है, तो वहां भी वाष्पन होता है। ठीक है, तो वाष्पन जो क्रिया है यह सभी तापों पर निश्चित होती रहती है। क्लियर है बात? तो वही बात यहाँ लिखी है, देखिए, यह सिर्फ द्रव के सतह पर होती है, और वाष्पन जो है यह सिर्फ द्रव के सतह पर होती है, यानी सिर्फ सतह पर होगा, द्रव के भीतर नहीं होता है। सिर्फ सतह पर के कण जो है वह ऊर्जा पाकर अपने बीच जो आकर्षण बल होता है उसको समाप्त कर स्वतंत्र हो जाते हैं और वह वायुमंडल में चले जाते हैं। फिर सतह पर जो है भीतर से कण ऊपर आएगा, तो फिर वो कण वही प्रोसेस बार बार इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो जब भी वाष्पन होगा वो सतह पर होता है। और देखिए इसमें लिखे हैं इससे ठंडक उत्पन्न होती है, यानी जो वाष्पन की प्रक्रिया है, ये जो वाष्पन की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है, यानी वाष्पन के फलस्वरूप ठंडक उत्पन्न होती है, यानी द्रव का तापमान कम हो जाता है। तो द्रव का ताप कम होना इसका मतलब वह ठंडा हो गया। तो द्रव का तापमान क्यों कम होता है? क्योंकि होता क्या है, जब सतह पर के कण वायुमंडल में जाते हैं तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो सतह पर के कण द्रव के भीतर से कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है और कुछ ऊर्जा वायुमंडल से हवा के कणों द्वारा, ठीक है, उससे कुछ ऊर्जा ग्रहण किया, कुछ द्रव से ऊर्जा ग्रहण करके वह जो है अपने बीच आकर्षण बल को समाप्त कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो वह जो अपने द्रव के भीतर से ऊर्जा प्राप्त किया यानी कि ऊष्मा लिया, तो
इसके कारण वहां जल के अंदर यानी जल द्रव के भीतर क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। तो तापमान का कमना यानी ठंडा हो जाना, तो यही कारण है कि वाष्पन के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग वाष्पन पढ़े। चलिए अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे संघनन के बारे में, और उसके बाद फिर जो है हिमांक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 1-2 क्लास और होगा और जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।